हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समाज शास्त्र सोशोलॉजी की सीरीज के अंतर्गत दोस्तों सामाजिक शोध की मूलभूत अवधारणाओं वाली सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक और मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत दोस्तों 2023 और 2024 के सभी जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको ऐसे 15 प्रश्न प्रोवाइड करूंगा जिनके एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं रहती है। ये हमारा मॉडल पेपर विश्वसनीयता की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मॉडल पेपर कोई हमारा नया नहीं है या यूट्यूब पर हमारी कोई क्लासेस नहीं है। काफी लंबे समय से हम जो है यूट्यूब पर हैं और आप लोगों को निरंतर रूप से फुल डिटेल क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी आधार पर पूरे निचोड़ के साथ में, पूरी विश्वसनीयता के साथ में, परिणाम के साथ में जो है दोस्तों पूरा एनालिसिस करके ही ये 15 प्रश्नों का निचोड़ आप लोगों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम के समय में आपकी प्रिपरेशन में और चार चांद लगाने में आप लोगों की सहायता करेंगे और बेहतर नंबरों की प्राप्ति में आप लोगों की सहायता करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और इसी सेशन के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि इनके प्रश्न कहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आपको मिलेंगे, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या अन्य प्रकार की जो अगर आपके एग्जाम में समय है आपके पास अभी तो इसकी फुल डिटेल क्लासेस आपको किस प्रकार से यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये सारी चर्चा दोस्तों मैं सेशन में ही करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके उन 15 प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं जो 15 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो आप भली बात ही जानते हैं कि प्रत्येक मॉडल पेपर में हम 15 प्रश्न आपको दीर्घ प्रकृति के प्रोवाइड करते हैं, वहीं 10 प्रश्न हम अति लघुत्री और लघुत्री प्रकृति के जो है प्रश्न आपको प्रोवाइड करते हैं। कुल मिलाकर के इन 25 प्रश्नों के माध्यम से आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। भले ही आपने पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो इन प्रश्नों की तैयारी के माध्यम से भी आज जो है आप टॉप तक कर सकते हैं दोस्तों। आइए एक एक करके इन प्रश्नों की तैयारी शुरू करते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सामाजिक शोध के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। क्या पूछा गया है? भारत में सामाजिक शोध का उद्भव कैसे हुआ और फिर उसका क्रम अनुसार स्टेप बाय स्टेप विकास कैसे हुआ, ये पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बतानी है। और आप भली बात ही जानते हैं आपके सब्जेक्ट की पहली यूनिट का पहला ही प्रश्न है आपके सामने, जो कि अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बेसिकली तो दोस्तों यहां पर कहने का कोई अर्थ ही नहीं बनता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, क्योंकि लगभग 150 से 200 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आप लोगों के लिए मैं ऐसे लेकर के आता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर उपलब्ध एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है ये आप भली भांति समझते हैं अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो, है ना। तैयारी का मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको लोगों को बता देता हूं। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न प्रोवाइड किया कि भारत में सामाजिक शोध के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए, तो आपका दायित्व बनता है कि सामाजिक शोध का जो कंसेप्ट है या जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको कंप्लीटली 2-3 बार पढ़ना है। उसके बाद में जो टर्म मैं आपको बता रहा हूं उस टर्म को अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, उसको आपका काम हो जाएगा। जैसे सामाजिक शोध के अंतर्गत आपको उद्भव और विकास, है ना, तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरे अच्छे से कंप्लीट करना है पढ़ करके। क्लियर है? अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए। समझिएगा, यहां पर वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पूछा गया है। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा, इसकी विशेषताओं का वर्णन। क्लियर है? 2 टर्म हो चुकी है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषा देनी है, साथ में उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए मतलब एक प्रक्रिया, वैज्ञानिक पद्धति कौन सी प्रक्रिया को अप्लाई करती है, किस प्रक्रिया में ये जो है गतिविधियां होती है, तो ये उसकी पूरी प्रक्रिया को समझाना है आपको, है ना। तो प्रक्रिया अलग अलग स्टेप में होगी, अलग अलग चरणों में होगी, तो उन्हीं चरणों की आपको यहां पर व्याख्या करनी है। प्रश्न एक ही है, सेम है। विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों, इस चरणों के अंतर्गत इसकी विशेषताएं भी इंक्लूड हो जाती है, लेकिन सेपरेटली आपके सामने 3 टर्म है, परिभाषा, विशेषता और इसकी प्रक्रिया अर्थात की विभिन्न चरण। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं? सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं? सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताना है आपको, साथ में इसकी विशेषताएं बतानी है।
ठीक है ना। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और इसकी विशेषताएं, इसी के साथ में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता क्यों है, आज वर्तमान में इसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश डालना है। क्लियर है। तो सामाजिक अनुसंधान में आपसे 3 टर्म पूछी गई है, अर्थ, विशेषता और आवश्यकता, अर्थात की प्रासंगिकता, है ना। वर्तमान समाज में सामाजिक अनुसंधान की क्या प्रासंगिकता है, समझाइए। इस प्रकार भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज होने की कहीं से कहीं तक आवश्यकता नहीं है। और जो दोस्त अब जो छोड़ने का सोच रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करके तैयारी कर लेंगे, छोटा सेशन होगा यार, 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का सेशन होगा, एंड तक बने रहे। 15 ही प्रश्नों पर जहां जहां डाउट होगा उसको घुमाकर और किस प्रकार से आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये सारी बातें करने वाले हैं। अगर आपने ये 15 मिनट छोड़ दिए ना, समझिए दोस्तों कि आपने बहुत कुछ लूज कर दिया। अगर आपके एग्जाम आ चुके हैं तो बहुत कुछ लूज कर दिया, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना वही नहीं लिख पाएंगे आप वहां पर। मैं पूरी गारंटी देता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ते सब है, लेकिन जब वहां जाकर बैठते हैं ना तो प्रश्न उनके सामने होता है लेकिन उस प्रश्न को पहचान नहीं पाते। रीजन, छोटी सी कंफ्यूजन। जब आप इतना समय दे रहे हैं पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय लेक्चर को नहीं दे सकते क्या? एक एक प्रश्न को डिस्कस कर लीजिए। डिस्कस करने से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, प्रश्न को पहचानने की तार्किकता आपके अंदर आ जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण। अब दोस्तों यहां देखिएगा, सामाजिक शोध पर एक प्रश्न आया है आपका, सामाजिक अनुसंधान पर एक प्रश्न आया है और सामाजिक सर्वेक्षण पर एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना। वो जो सामाजिक शोध है ये क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति के तरीके से इसको ट्रीट किया गया है, वैज्ञानिक पद्धति के। तो ये एक एक कंसेप्ट नहीं बल्कि पूरे पूरे टॉपिक है, इन पर अच्छे से तैयारी आपको करनी है। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ बताना है, साथ में इसके उद्देश्य क्या है। क्लियर है। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं, बस इन टर्म पर फोकस कीजिए आप लोग। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ पूछा गया है, उद्देश्य और विशेषताएं, 3 टर्म इस प्रश्न में देखने को आपको मिल रही है। तो इस टॉपिक में आपको जो मेन फोकस करना है ना, वो इसके अर्थ पर करना है, उद्देश्यों पर करना है और विशेषताओं पर करना है। और इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, उपकल्पना क्या होती है, उपकल्पना को समझाना है, उपकल्पना की विशेषताएं बतानी है, परिभाषाएं देनी है और इसके स्रोत बताने हैं। कितनी टर्म हो गई, 4 टर्म। उपकल्पना का अर्थ, उपकल्पना की परिभाषा, उपकल्पना की विशेषता और उपकल्पना के स्रोत। ये जो उपकल्पना होती है इसके स्रोत क्या है, कहां से ये कल्पना होती है, कहां से आती है। आई होप क्लियर होगा दोस्तों यहां तक का। ठीक है ना। 5 प्रश्न सिंपल से थे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, कई कंफ्यूजन भरा होगा उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, समंक से आप क्या समझते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इसी सिंपल तरीके से ही आपसे पूछा जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं किया जाएगा आप, क्योंकि इसको पूछने के और कोई तरीके नहीं है, याद रखिएगा। तो समंक का अर्थ आपको बताना है, इसी प्रकार समंक के प्रकार क्या है और इसके स्रोत क्या है। 3 टर्म यहां देखने को मिल रही है। समंक क्या होता है, समंक का अर्थ क्या है, समंक कितने प्रकार का होता है और समंक के स्रोत क्या क्या है, इनका उल्लेख करना है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, निदर्शन की परिभाषा दीजिए। निदर्शन की परिभाषा दीजिए। निदर्शन ये आप इकोनॉमी में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में। अगर आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपने माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत निदर्शन को पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि उस पर हमने सेशन भी लिया हुआ है। तो निदर्शन की परिभाषा दीजिए। एक अच्छे निदर्शन की विशेषताएं क्या है, देखिए। निदर्शन का अर्थ, निदर्शन की विशेषताएं, इसके अलावा निदर्शन पद्धति की परिभाषा देते हुए इसके गुण, दोष और सीमा एवं सीमाओं को संक्षेप में समझाइए। समझ पा रहे हैं। निदर्शन का अर्थ पूछा गया आपसे, विशेषताएं पूछी गई हैं, परिभाषा पूछी गई है, साथ में इसके गुण और दोष भी पूछे गए। अब याद रखिएगा, इसके गुण दोष दोनों को अगर मिला देंगे ना तो ये विशेषताएं बन जाएगी। तो आपको अलग से विशेषताएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुण दोष दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपके महत्व भी कंप्लीट हो। इसमें जो गुण है वो इसके महत्व बन जाएंगे, और गुण दोष दोनों को लिखना होगा, दोनों पूछा गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेषताएं पूछी गई है तो गुण दोष दोनों को लिख दीजिए एक साथ में। क्लियर है। वो सीमाओं की बात करते हैं तो जो इसके दोष है वो सीमाओं में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अनुसूची क्या है। देखिए, अनुसूची की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। बहुत सारी बातें इन प्रश्नों में कॉमन देखने को मिल रही है आपको। अधिकतर रूप से क्या पूछे जा रहा है आपसे, अर्थ पूछे जा रहा है, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, परिभाषा, है ना। तो ये एक कॉमन शब्द है।
अर्थ, परिभाषा और विशेषता, ये एकदम कॉमन है, लगभग प्रत्येक प्रश्न में ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो ये तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो इन 3 टर्म को तो छोड़, क्योंकि शुरुआत तो आप अर्थ परिभाषा से ही करेंगे, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। उसके बाद विशेषताओं को गलती से ही मत छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो अनुसूची विधि से अथवा में है, अनुसूची विधि से आप क्या समझते हैं, अर्थात कि वही अनुसूची विधि अलग टर्म है, याद रखिएगा आप लोग, अनुसूची अलग टर्म है और अनुसूची विधि अलग टर्म है, दोनों को सेपरेटली पढ़ना है आपको। इसीलिए प्रश्न देखिए आपसे अथवा में दिया गया है, ठीक है ना। एक अच्छी अनुसूची की विशेषताएं, अच्छी अनुसूची की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और अनुसूची के विभिन्न प्रकार बताइए। क्या? अनुसूची का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं। अनुसूची विधि का अर्थ, विशेषताएं और उसके प्रकार, है ना। इनको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, ये जो शॉर्ट टर्म बता रहा हूं मैं आपको, इनको नोट डाउन कर लेना। पुस्तक में पढ़ते वक्त इन टर्मों पर ही फोकस करना है आपको, बाकी सबको साइड में कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि सागर की गहराई में गोते खाकर के सागर से मोती को लेकर आना है आपको। बीए का सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है, बहुत लेंदी है, लेकिन उसमें से आपकी आवश्यकता की सामग्री निकालना बहुत डिफिकल्ट कार्य है। और उसी में आपका ये सेशन जो डिस्कशन चल रहा है ना प्रश्नों का, ये आपकी मदद करने वाला है। मैं बता रहा हूं ना आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। प्रश्न आप कोई सा भी लीजिए, जैसे आपने अनुसूची वाला टॉपिक खोला तो पूरा टॉपिक नहीं, एक बार पढ़ लीजिए टॉपिक, ताकि सबसे लगभग आपका परिचय हो जाए सभी टर्मों से। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अनुसूची का अर्थ पढ़ना है, अनुसूची की विशेषता पढ़नी है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। उसके तुरंत बाद में अनुसूची विधि आएगी, तो अनुसूची विधि का भी अर्थ पढ़ना है, उसकी विशेषताओं को पढ़ना है और उसके प्रकार पढ़ना है। बाकी जो भी मटेरियल दिया गया है ना सबको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्लियर है। और जो यहाँ टर्म दे रहा हूं मैं आपको, इन टर्मों पर 3-3 4 बार कम से कम आपको पढ़ना है, रीडिंग लगानी है, ताकि आपके जहन में वो चीजें अंदर प्रवेश कर जाए, ताकि आप एग्जाम के समय में कंफ्यूज ना हो, है ना, और आसानी से और धड़ल्ले के साथ लिख सके। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति। देखिए अवलोकन पद्धति, अवलोकन पद्धति क्या है? अभी अवलोकन पद्धति वाली टर्म आ चुकी है आपके सामने, किसमें? सामाजिक अनुसंधान में। तो सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति क्या होती है, इसका अर्थ आपको पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है। इसके बाद में इसके लाभ और हानि पढ़नी है। क्या पढ़ना है? लाभ और हानि पढ़नी है, ठीक है ना। अथवा में है कि अवलोकन प्रणाली जो है इसके गुण और अवगुण, तो ये लाभ हानि ही हो जाएंगे, गुण दोष, ठीक है ना, लाभ हानि हो जाएंगे। इसके अलावा सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है, तो यहां पर आपको विशेष टर्म क्या मिलने वाली थी, सामाजिक अनुसंधान में जो अवलोकन पद्धति है उसको अर्थ पढ़ लीजिए, उसकी परिभाषा पढ़ लीजिए, एक परिभाषा बहुत है, उसके बाद में उसके लाभ और हानि पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट में जब इस टॉपिक के लास्ट में आएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा सहभागी अवलोकन क्या होता है और असहभागी अवलोकन क्या होता है, दोनों टर्म को पढ़ लीजिए ताकि आप अंतर करते वक्त सेपरेटली उसको समझा पाए। इसके बाद में समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अवलोकन का क्या महत्व, देखिए महत्व पूछा गया है, महत्व पूछा गया, तो ये टर्म आप नोट डाउन करके रखेंगे जिससे कि आपको समस्या ना आए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सामाजिक अनुसंधान की साक्षात्कार प्रणाली के लाभ बताए, लाभ और हानि बताइए। सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार प्रणाली, ठीक है ना, साक्षात्कार प्रणाली के वही अर्थ, सबसे पहले अर्थ देखना है आपको, साक्षात्कार प्रणाली क्या है उसको जानना है। उसके बाद उसकी एक लाइन, एक छोटी सी परिभाषा आप देख लीजिएगा किसी भी विद्वान की। इसके अलावा इसके लाभ और हानि पर विशेष फोकस करना है। अथवा में एक शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार की उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा साक्षात्कार के महत्व और सीमाओं का उल्लेख करना है, साक्षात्कार का महत्व और सीमाओं का उल्लेख। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। क्या है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, ठीक है ना, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, अर्थ, विशेषताएं। इसके अलावा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के विरोध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, पर यह सत्य है कि सामाजिक वातावरण के अध्ययन में यह प्रणाली आधारभूत रहेगी। किसमें? सामाजिक वातावरण के अध्ययन के लिए यह वैयक्तिक अध्ययन पद्धति बहुत आधारभूत रहेगी। मतलब इसकी विशेषताओं की और इसकी आवश्यकताओं की ये पॉइंट बात कर रहा है आपसे। क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते तो थोड़े से
चौंक जाते हैं कि यार इसमें क्या लिखे, कहां से शुरुआत करें। सब कुछ याद होते हुए भी आप लिख नहीं पाते। अब यहाँ पूछा गया था कि क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति जो है इसके विरोध में चाहे कितनी भी आलोचना इसकी हुई हो, लेकिन ये सत्य है कि सामाजिक वातावरण के अध्ययन में यह प्रणाली आधारभूत रहेगी। विवेचना कीजिए, क्या लिखेंगे आप इसमें। अगर आपने इसको एनालाइज किया होता तो संभवतः आपको वो सभी पॉइंट ऑलरेडी याद है। कुछ नहीं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की यहाँ विशेषताएं बतानी है और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का शॉर्ट में अर्थ बताते हुए इसकी वर्तमान की आवश्यकताओं को बताना है कि समाज के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है ना। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठता। क्या है वस्तुनिष्ठता, आपका पूरा टॉपिक है ये। इस टॉपिक वस्तुनिष्ठता का सबसे पहले अर्थ देखेंगे आप लोग, अर्थ देखेंगे, इसके बाद में इसकी आवश्यकता, भारतीय समाज को इसकी आवश्यकता है, विश्व समाज को आवश्यकता। इसके अलावा अथवा में है वस्तुनिष्ठता का महत्व, ठीक है ना। तो महत्व और आवश्यकताएं अलग अलग नहीं होती है, याद रखिएगा। जो आवश्यकताएं हैं वही इसके महत्व बन जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, सारणियन की परिभाषा दीजिए, उसके उद्देश्य बताइए। तो सारणियन का अर्थ सबसे पहले आप लेंगे, इसका अर्थ लेंगे, सारणियन का अर्थ, इसके बाद इसकी परिभाषा और इसके उद्देश्य। सारणियन, अगला प्रश्न अथवा में है, सारणियन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सामाजिक शोध में इसकी उपयोगिता क्या है। सामाजिक शोध में इसकी उपयोगिता क्या है। तो सारणियन का अर्थ, उद्देश्य और उपयोगिता। अथवा में है, सारणियन की परिभाषा देते हुए सामाजिक अनुसंधान में इसकी विशेषताएं एवं महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो विशेषताएं और महत्व क्लियर है। उपयोगिता के जो बिंदु है, विशेषताओं को पढ़ लीजिए, महत्व भी आ जाएंगे आपके, उपयोगिता भी आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि विशेषताओं में जो पॉजिटिव पॉइंट होंगे वो उपयोगिता और महत्व दोनों को कवर कर लेगी। इसके अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होंगे ना, उनसे आपकी विशेषताएं कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, कंटेंट बाय कंटेंट पढ़ेंगे। टॉपिक जो कंसेप्ट है आपका, मेन कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आप स्टडी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। कोई सा भी, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व बताना है। सांख्यिकी का महत्व बताना है, ठीक है ना। सामाजिक अनुसंधान में ये सांख्यिकी जो अर्थशास्त्र है, जो अंक गणना होती है, इसका महत्व क्या है, समाज की अनुसंधान करने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, यह बताना है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान में इसका उपयोग, सांख्यिकी का उपयोग क्या है, उपयोग बताना है। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुलक या भूयिष्ठक। बहुलक या भूयिष्ठक किसे कहते हैं, बहुलक की क्या विशेषताएं और इसे निकालने की विधियां, है ना। बहुलक या भूयिष्ठक जो निकालते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो बतानी है। अथवा में बहुलक की परिभाषा दीजिए और बहुलक निर्धारण की विधियां उदाहरण सही समझाइए। बहुत स्पष्ट अर्थों में, स्पष्ट शब्दों में आपकी पुस्तक में इनके आंसर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि इनके आंसर आप लोगों को कहां मिलेंगे दोस्तों, तो आंसर के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी यूनिवर्सिटी, जिन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है, उन यूनिवर्सिटियों में कुछ पब्लिकेशन भी होती है जो अपनी सीरीज छापती है। उस सीरीज के अंदर आपको इन सभी के आंसर आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से। चाहे आपको पास कोई सी भी बुक होगी, सेम बुक को निकाल लीजिए, अगर आपके पास कोई सीरीज है किसी पब्लिकेशन की, उसको खोल लीजिए, आसानी से इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। इनकी आंसर शीट दोस्तों प्रोवाइड करने में समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम 23 तारीख को ही आ चुके हैं, जस्ट 23 तारीख को आपके एग्जाम पेपर है। इस कारण से मैं अभी इस पर आंसर शीट की तैयारी नहीं करूँ। ये प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड किए 15 प्रश्न, इन 15 प्रश्नों पर तैयारी आपको स्वयं से करना है। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बातों ही बातों में बता चुका। जिनको समझ नहीं आया कि तैयारी कैसे करना है, दोस्तों एक बार फिर से इस सेशन को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बातों ही बातों में आपको एक एक बात बारीकी से बताई है कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करना है। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को अगर ये समस्या है कि उनको आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, अगर किसी की समस्या है कि सर हम पढ़ते बहुत है, याद सब रहता है, लिखकर भी सब आते हैं, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे नहीं आते, अगर ये इस प्रकार की आपके साथ में समस्या आ रही है दोस्तों, तो इसी चैनल पर हम एक सेशन ले चुके हैं, जहां पर अगर आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे हाउ टू राइट आंसर, है ना, हाउ टू राइट आंसर,
अगर इतना भी टाइप कर देते हैं और आगे लोधाजी लगा देते हैं ना, तो आपको वो सेशन मिल जाएगा। लगभग 45 मिनट का सेशन है, पर यकीन मानिए उस 45 मिनट में आपके जो एग्जाम के बेहतर तरीके का पूरा निर्णय, मतलब वो जो सेशन है ना 45 मिनट का, वो आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें लघुत्तरीय प्रकृति के 10 प्रश्नों पर, लघु उत्तरीय प्रकृति के 10 प्रश्नों पर, ठीक है ना। लघुत्तरीय प्रकृति के 10 प्रश्न में कौन कौन से हैं? वही सिंपल सी 10 टर्म हैं जिस पर आपको फोकस करना है। अंतर अनुसंधानात्मक अधिगम का अर्थ और विशेषताएं देखनी है। अगला होगा वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं। थर्ड है आपकी सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर बताइए। सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर क्या है ये बताना है। इसके अलावा प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में क्या अंतर है, ठीक है ना। पांचवा है अवलोकन पद्धति के प्रकार कौन कौन से हैं, अवलोकन पद्धति के कौन कौन से प्रकार हैं। इसके अलावा साक्षात्कार प्रणाली का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये प्रणाली अपनाई जाती है। सामाजिक अनुसंधान में अंतर वस्तु विश्लेषण का महत्व क्या है, सामाजिक अनुसंधान में अंतर वस्तु विश्लेषण का महत्व क्या है ये आपको बताना है। इसके अलावा प्रतिवेदन लेखन की अंतर वस्तु बताइए, प्रतिवेदन लेखन की अंतर वस्तु बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अवधारणा को, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है सामाजिक अनुसंधान में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता बताइए, चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता को समझाइए। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के प्रश्न हो जाते हैं। दोस्तों अब एक बात ध्यान से सुने, अगर आपके पास में समय है, अगर आपके एग्जाम जस्ट अभी नहीं है ना, कि 23 तारीख से जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है उनको तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए हैं इस पर तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दें। लेकिन जिनके पास में समय है, अभी पर्याप्त समय है, वो इनके साथ कंप्रोमाइज ना करें, उन्हें फुल डिटेल क्लासेस लेनी ही चाहिए, ठीक है ना। स्टडी को आपको कंटिन्यू करना होगा और बेहतर तरीके से करना होगा।